एक्सीडेंट इसलिए होता है, ड्राइवर को पूरा ज्ञान नहीं होता है, गाड़ी चला ही देता है, हेल्पर ही गाड़ी चलाता है। आज आया है अखबार में, स्कैरी न्यूज है, आज एक सर्वे आया, मैंने कई एक न्यूज पढ़ा है मैंने, 67% ऑफ पायलट्स आर फ्लाइंग, आगे नहीं कहता हूं, स्कैरी है। स्किल और एजुकेशन ये सारे बहुत इंटरलिंक है। आज भारत में 2022 में लिटरेसी रेट है 77%। 100 करोड़ लोग लिटरेट है, यानी 30 करोड़ लोग आज भी लिटरेट है, तब भी 30 करोड़, आज भी 30 करोड़। जर्निंग 75 ईयर्स हो गया है। वर्किंग पॉपुलेशन को हिसाब करें, भारत में एक कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी की आबादी के कितने लोग वर्कफोर्स में कन्वर्ट होते हैं? वर्किंग एज ग्रुप है 15 to 59, उसमें से डेवलप्ड इकोनॉमी के औसत है 70+। 70% से 80% तक लोग अगर मीनिंगफुल प्रोडक्शन में रहेंगे तब देश की इकोनॉमी रोबस्ट होगा और डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाएगा, जिस की जो स्टैटिस्टिक्स बनेगी। भारत में उसकी संख्या अराउंड 50% है। भारत में लगभग वर्किंग पॉपुलेशन की जो डिजायर्ड एज ग्रुप है उसकी आधे लोग काम करते हैं, यानी 48 करोड़ लोग काम करते हैं। इसकी अर्थ भारत में और कम से कम 25% लोग, यानी 25 करोड़ लोग काम करना बाकी है। अच्छा, काम करते भी होंगे, हमारी कैलकुलेशन में नहीं होता होगा। भारत में 15 से थोड़ा और स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा और तरीके से घुमा के देखें। डाटा इज द न्यू ऑयल, इंफॉर्मेशन इज द न्यू वेपन। अगर थोड़ा और घुमा के देखें, 15 साल एज ग्रुप में अगर 15 ईयर को एक बेंचमार्क माने, जिसमें विद्यार्थी कहां हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में आ जाता है? स्टूडेंट्स आ जाते हैं 8-9 क्लास तक आ जाता है। लेकिन 17 में अगर वो 12 पास करता है तो 15 में वो 9-10 इस कैटेगरी में आ जाता है। अभी नई तालीम के बारे में उल्लेख कर रहे थे मनीष जी। नई तालीम में गांधी जी ने कहा कि भाई उस समय तक बच्चे को कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया जाना चाहिए। उस एज ग्रुप को भारत में हम वर्किंग एज ग्रुप मानते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है। वर्किंग एज ग्रुप मैंने वो काम कर सकता है, यानी उसको इसकी इच्छा से नहीं तो सामाजिक व्यवस्था से। घर में रोजगार की समस्या है तो घर के सामने जो अपॉर्चुनिटी मिले उसी काम पे जुट जाता है, या परिवार की जो परंपरागत काम है उसी में जुट जाता है, या बेंगलुरु में आके टेबल साफ करता है। शहरों में आते हैं इसके। उस एज ग्रुप से 59 तक मैंने हिसाब दिया, 15 से 25 यानी वो आज का हमारे जो पीएचडी स्कॉलर है उसकी उम्र 25 साल है। रिसर्च की जो विद्यार्थी है उसकी उम्र 25 साल है। नहीं तो अगर रिसर्च वगैरह नहीं किया, ड्रॉप आउट हो गया स्कूल के बाद, वो 25 साल आते तक एक स्किल मैन पावर बन जाता है, इसे मानना चाहिए। उसमें भारत में आज 25 करोड़ पॉपुलेशन है। भारत की जो स्कूल्स हैं, स्किल सेंटर्स हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे की अगर हम कैलकुलेशन मिला दें, लोग उसमें आते हैं 11 करोड़। माने उस आबादी के लगभग आधे लोग, माने 45 to 48% तक लोग आते हैं। उसके आधे लोग नहीं आते हैं, काम पे जुट जाते हैं, लेकिन उनकी कोई फॉर्मल स्किलिंग नहीं है। ये सब जाते सब इंडस्ट्री के पास, फिक्की के पास आते हैं, और फिक्की तैयार नहीं उनके ऊपर कुछ पैसा खर्चा करने के लिए। प्रोडक्टिविटी चाहिए। सूर्यकांत जी को अपना कारखाना में, मैं सूर्यकांत जी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उनको लिबर्टी ले सकता हूं, बाकियों से मित्रता नहीं है, फिर मेरे खिलाफ पड़ जाएंगे, मेरे कंस्टिट्यूंसी में गड़बड़ हो जाएगा। मैं सूर्यकांत जी से अनुमति लेके लिबर्टी ले रहा हूं। सूर्यकांत जी के कारखाना में लोग काम, माइनिंग है, उनकी प्रोसेसिंग प्लांट है, उनकी लॉजिस्टिक है, उनकी बाकी काम है।
भाई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे? अगर आपके वहां सारे लोग स्किल्ड होंगे, सारे लोग अगर एजुकेटेड होंगे। ये दोनों अलग चीज नहीं है। एनईपी ने इस बार एनविजन किया है, दोनों एक ही है। आपने उसको रिकॉग्नाइज किया, धन्यवाद आप लोगों को। सरकार उसमें एक पॉलिसी बनाएगी। सरकार काफी पॉलिसी रिफॉर्म किया। एक पॉलिसी का उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमने कहा कि सारे लेबर कोड को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करेंगे, सारे ट्रेड यूनियन प्रक्रिया को हम लोगों ने थोड़ा और कोऑपरेटिव बनाया, कॉन्ट्राडिक्टरी ना करते हुए थोड़ा हमने कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव बनाया। इसलिए सारा लेबर लॉ को इकट्ठा करके 4 कोड में हमने परिवर्तित किया। कुछ अपेक्षा भी रखा कि मिनिमम वेजेस देना है, सबको बैंक अकाउंट में देना है, ऐसे कुछ विषय कहा। उसमें और एक विषय था अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप एक्ट को भी सिंप्लीफाई किया। कंपलसरी क्लॉज था, उसको हटाया, ऑप्शनल किया। लेकिन उसमें से सरकार कहा कि मैं 1,500 मैट्रिकुलेशन लेवल पे और हायर एजुकेशन लेवल पे 2,500-3,000 2,500 रुपया हम देते हैं। नहीं 4,000 आपका मिला के जो आप देते नहीं हो, मेरा आपत्ति इसी में है। हमारे पास टारगेट्स हैं, टारगेट पूरा क्यों नहीं हो रहे? क्यों भाई? आपको कोई बाध्यता नहीं है उसको। मैं से 4-5 वर्टिकल गिना सकता हूं। मैं एक वर्टिकल अप्रेंटिसशिप जो विन टू एवरीबॉडी, और ट्रेनर्स जो ट्रेनी होगा उसको फायदा होगा, जो एम्प्लॉयर उसका होगा टेम्पररी उसको होगा, क्योंकि उसको सरकार की 1,500 से 2,500 रुपया की मंथली स्टाइपेंड में 6 महीने के लिए उनको अप्रेंटिसशिप मिलेगा। अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उसको एक प्रकार ऑन जॉब ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर उसमें हुनर है आप रख सकते हो, नहीं तो नहीं रख सकते हो। सर्टिफिकेट देके उसको नमस्कार करके छोड़ दोगे। लेकिन वो बहुत उत्साहजनक स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है। हम प्रोडक्टिविटी कैसे उपलब्ध हासिल कर पाएंगे जब तक हम जो बेसिक मैन पावर है हमारी, इसको अगर हम स्किल नहीं बनाएंगे तो। इसलिए मेरा पहला अपेक्षा है आप छोटे ही ग्रुप में बुलाइए। देश में आज बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। मैं देश भर में, इसलिए मैंने मनीष जी को कहा, मनीष जी ने तो एक अच्छा मॉडल लेके आया। मैंने कहा किसी की शादी में कई प्रकार की गेस्ट आते हैं। जो लड़के वाले आते हैं थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, फिर जो लड़की की फूफाजी टाइप के लोग होते हैं थोड़ा और डिमांडिंग होते हैं, उनको सारे में नाराजगी रहती है। फिर जो लड़की की भाई का दोस्त है वो थोड़ा उदंड होते हैं, उनको भी संभालना पड़ता है। ये सारे प्रकार के गेस्ट को 25 प्रकार की मेन्यू चाहिए। वो बेचारा पिताजी भाई वो एकदम खराब हो जाते हैं, यार कैसे कैसे करें। 1-2 जगह फिर इधर उधर हो गया तो बखेड़ा हो गया। फिर बंगाल जैसे प्रांत में काम करोगे तो फिर वहां फिर एक थर्ड एजेंसी आता है कटमनी के लिए। कुछ भी होगा तो वहां थोड़ा कटमनी देना पड़ता है। ये सारे में मनीष जी ने एक सोल्यूशन लेके आया, बोले कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी डिमांड को एग्रीगेट करता हूं, किसको क्या चाहिए खाने में मेरे को लिखा दो। खाने वाले को कहा कि तो बढ़िया चीज तुमको खाने के लिए दूंगा, झगड़ा नहीं करना, दुनिया की बेस्ट चीज मैं तुमको देता हूं, कोई बखेड़ा नहीं हो रहा है। यानी जॉब मार्केट में उन्होंने जॉब एग्रीगेटर बन गए, एम्प्लॉयर का रिलीफ हो गया। जॉब सीकर को कहा कि देखो तुमको अपग्रेड कर रहा हूं, कैपेसिटी बिल्डिंग तुम्हारी हो रही है, स्किलिंग कर रहा हूं।